नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत और चीन सीमा पर जारी विवाद के बीच सेना प्रमुख एम नरवणे ने पूर्वी लद्दाख में बॉर्डर का दौरा किया है। सेना प्रमुख यहां 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने साउथ पैंगोंग समेत कई स्थानों पर ताजा हालात का जायजा लिया। इसकी जानकारी लद्दाख के शीर्ष कमांडरों ने दी है। आपको बता दें कि सेना प्रमुख के लद्दाख रवाना होने से पहले रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और NSA अजित डोभाल की बैठक हुई थी। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय सेना ने 29 और 30 अगस्त को चीन के 500 सैनिकों को खदेड़ दिया था। इसके साथ ही चीनी सेना को पीछे ढकेलते हुए भारतीय जवान 4 किलोमीटर तक अंदर घुस गए हैं। इस मौके पर भारतीय सेना ने बॉर्डर की अहम पोस्ट पर कब्जा भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस पोस्ट पर अब तक चीन का कब्जा था। LAC पर चीन की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के बाद भारतीय सेना ने रणनीति के तहत अपनी पोजीशन को बदल लिया है। सेना अब लद्दाख के संवेदनशील इलाकों में किसी भी चीनी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सुरक्षित मोड में है। सूत्रों ने बताया कि सेनाओं का स्थान परिवर्तन चीनी आक्रमण को ध्यान में रखने और ये सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि सभी पोस्ट का बचाव किया जा सके। भारत सरकार ने चीन के 118 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद ड्रैगन बुरी तरह से तिलमिला गया है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि मोबाइल ऐप्स पर भारत का प्रतिबंध चीनी निवेशकों और सेवा प्रदाताओं के कानूनी हितों का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि चीन इस मामले पर गंभीरता से चिंतित है और इसका विरोध करता है। आपको बता दें कि चीन के मोबाइल ऐप्स पर भारत की ये तीसरी डिजिटल स्ट्राइक है। सीमा पर गतिरोध के चलते यदि युद्ध की नौबत आई तो चीन को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अपनी विस्तारवादी नीति के चलते चीन ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों को अपना दुश्मन बना लिया है। ऐसी परिस्थिति में अगर चीन भारत से युद्ध छेड़ता है तो ऐसी संभावना है कि भारत को इन देशों का समर्थन मिल सकता है। PM मोदी की विदेश नीति के चलते इन देशों के साथ भारत के हालिया संबंध मजबूत हुए हैं। PM मोदी ने अपनी बचत और गिफ्ट में मिले सामानों की नीलामी के पैसे को एक बार फिर दान किया है। PM मोदी अभी तक नीलामी से 103 करोड़ रुपए दान कर चुके हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने PM केयर्स फंड की स्थापना की थी। उस दौरान PM मोदी ने सबसे पहला दान 2.25 लाख रुपए का किया था। इसके बाद देश और विदेश में PM केयर्स फंड में दान देना शुरू हुआ था। लॉकडाउन के दौरान RBI की तरफ से दिए गए लोन मोरेटोरियम को आगे बढ़ाने और ब्याज में छूट देने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। केंद्र की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हम ऐसा कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं जो अर्थव्यवस्था को कमजोर कर सकता है। हमने ब्याज माफ नहीं करने का फैसला लिया है, लेकिन भुगतान के दबाव को कम किया जाएगा। अब इस मामले में अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही बाकी स्थानों पर होने वाले निर्माण को विकास प्राधिकरण की मंजूरी मिल गई है। ट्रस्ट की ओर से दाखिल किए गए मानचित्र पर विकास प्राधिकरण ने बोर्ड की बैठक में स्वीकृति दे दी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से बोर्ड को 2 करोड़ 11 लाख से ज्यादा का टैक्स दिया जाएगा। राम मंदिर की बुनियाद 200 फीट गहरी होगी, जिसकी शुरुआत इसी महीने में की जा सकती है। CBI ने सुशांत की बिजनेस मैनेजर रही दिशा सालियान मामले में रहस्य पर्दा उठाने का फैसला किया है। CBI ने सुशांत केस की जांच के साथ ही दिशा मामले की भी जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सुशांत सुसाइड केस आने से कुछ दिन पहले ही उनकी मैनेजर दिशा ने बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी थी। इसे भी पुलिस ने अपनी जांच में सुसाइड बताया था। CBI जांच के बीच सुशांत के पिता KK सिंह का बयान सामने आया है। बयान में उन्होंने संभावना जताई थी कि सुशांत ने उदासी की वजह से आत्महत्या की होगी। उन्होंने कहा कि इसको लेकर उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है। ये बयान उन्होंने मुंबई पुलिस को दिया था, लेकिन उन्होंने पटना के राजीव नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई और रिया और उनके परिवार को मुख्य आरोपी बनाया। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत पर बड़ा आरोप लगाया है। कंगना ने कहा कि संजय राउत ने मुझे खुलेआम धमकी दी है। उन्होंने कहा कि राउत ने मुझे मुंबई वापस नहीं आने की चेतावनी दी है। कंगना ने ट्वीट कर PM मोदी से सुरक्षा मुहैया कराने की गुहार लगाई है। दरअसल कंगना सुशांत मामले में मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार को लेकर लगातार बयान दे रही है। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने लखनऊ में पार्टी का प्रदेश मुख्यालय बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लखनऊ में कालिदास मार्ग के मुख्यमंत्री आवास के सामने वाले क्षेत्र जियामऊ में मुख्यालय बनाया जाएगा। यूपी सरकार द्वारा बीजेपी प्रदेश मुख्यालय बनाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय न्यास को 58,500 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की गई है। वहीं बीजेपी दफ्तर का नक्शा पास कराने के लिए LDA को भेजा गया है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली एनसीआर में रेल पटरियों के आसपास की झुग्गी बस्ती को हटाने का काम शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों का जाल है। यहाँ रेल पटरियों के आसपास झुग्गियां बनी हैं, इन्हें सुरक्षा के मद्देनजर हटाया जाए। अदालत ने कहा कि इस आदेश पर स्टे भी नहीं दिया जाएगा। इसके बाद पुलिस ने झुग्गियों को हटाने का काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर अपनी वीडियो सीरीज का दूसरा हिस्सा जारी किया है। इस वीडियो के माध्यम से उन्होंने केंद्र सरकार को नोटबंदी के मुद्दे पर घेरा है। राहुल गांधी ने नोटबंदी को गरीबों के खिलाफ लिया गया फैसला बताया। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार की नोटबंदी से केवल अमीरों को फायदा मिला है। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव योशिहिडे सुगा ने पीएम पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। सुगा ने कहा कि वो सत्तारूढ़ दल के नेतृत्व के लिए तैयार हैं। सुगा के इस ऐलान के बाद से उन्हें प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बाद पीएम की कुर्सी संभालने के लिए प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। आपको बता दें कि सत्तारूढ़ पार्टी आगामी 14 सितंबर को शिंजो आबे के उत्तराधिकारी का चुनाव करेगी। खराब स्वास्थ्य के चलते आबे ने पिछले दिनों इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने संसद में प्रश्नकाल इसलिए खत्म किया है क्योंकि वो प्रासंगिक सवालों के जवाब नहीं देना चाहती। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र में की गई घुसपैठ, अर्थव्यवस्था का कुप्रबंधन, जीडीपी गिरने और 12 करोड़ से अधिक नौकरी के नुकसान का संसद में जवाब नहीं देना चाहती। जेल में बंद भदोही के विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। मध्य प्रदेश से गिरफ्तारी के बाद अब प्रयागराज में स्थित विजय मिश्रा की संपत्तियों की पड़ताल शुरू कर दी गई है। इन संपत्तियों के बारे में पुलिस और राजस्व विभाग की टीम से छानबीन कराई जा रही है। अगर इनमें से कुछ संपत्तियां अवैध तरीके से बनी मिली तो उसे जब्त किया जाएगा। आपको बता दें कि विजय मिश्रा और उनके परिवार की कई संपत्तियां प्रयागराज में हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक परीक्षण के अध्ययन के बाद अपनी गाइडलाइंस में दोबारा संशोधन किया है। उन्होंने कोविड-19 के गंभीर रोगियों पर स्टेरॉयड्स दवा के इस्तेमाल की मजबूती से सिफारिश की है। WHO ने कहा है कि परीक्षण में स्टेरॉयड के इलाज से कोरोना के रोगियों में मौत का जोखिम 20% कम पाया गया है। उन्होंने कहा कि स्टेरॉयड से ICU में भर्ती मरीजों के बचने की दर में वृद्धि हुई है। दिल्ली में कोरोना के मामलों के फिर से बढ़ने पर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने बयान दिया है। गुलेरिया ने कहा कि दिल्ली में फिर से कोरोना पीक पर आने लगा है। वहीं दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने गुलेरिया के दावे को खारिज कर दिया है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि दूसरा पीक तब होता है जब एक बार कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म हो जाए या फिर मामले आने बिल्कुल बंद हो जाएं। कोरोना और मेट्रो सेवाओं को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आज प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कराने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के लिए 14,000 बेड हैं, जिनमें से 70% बेड खाली हैं। मेट्रो के संचालन पर उन्होंने कहा है कि सभी प्रोटोकॉल लागू किए जाएंगे। सेवा शुरू होने से पहले मेट्रो का ड्राई रन भी किया जाएगा। यूपी में कोरोना का संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज प्रयागराज की भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद रीता बहुगुणा को लखनऊ के SGPGI में भर्ती कराया गया है। रीता बहुगुणा ने अपने संपर्क में आने वाले लोगों से अपील की है कि वे भी अपना टेस्ट अवश्य करा लें। हेट स्पीच मामले में फेसबुक ने भाजपा नेता टी राजा के अकाउंट को प्रतिबंधित कर दिया है। दरअसल वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक खबर का हवाला देते हुए भारत की विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया था कि फेसबुक भाजपा की नीतियों का समर्थन कर रही है, जिसके तहत भाजपा नेता टी राजा सिंह के भड़काऊ बयानों को अपने प्लेटफॉर्म से नहीं हटा रही है। फेसबुक ने कहा कि नीति का उल्लंघन करने के लिए हमने राजा सिंह पर प्रतिबंध लगा दिया है। हेट स्पीच मामले में फेसबुक के बैन के बाद तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैं फेसबुक के इस निर्णय को स्वीकार करता हूं, लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि केवल राजा सिंह ही भड़काऊ भाषण देता है। दूसरी पार्टियों के नेता भी ऐसा करते हैं। इस बारे में भी ध्यान देने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आगामी मानसून सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में 7 से 18 सितंबर तक आयोजित किए जाने वाले 10 दिवसीय मानसून सत्र पर चर्चा की गई। बैठक में सभी मंत्रियों और विधायकों से अपील की गई है कि वे निजी सहायक या PSO में से किसी एक को लेकर ही विधानसभा आएं। सत्र के दौरान विधानसभा परिसर में डॉक्टर की नियुक्ति की जाए। किसी को भी संक्रमण की शिकायत होने पर आइसोलेशन में भेजा जाएगा। हिमाचल के कुल्लू में हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। लगातार हो रही बारिश से ब्यास नदी सहित सभी नदी नाले उफान पर हैं। बारिश के चलते जगह जगह भूस्खलन होने से 1 दर्जन के करीब मार्ग प्रभावित हुए हैं। मौसम खराब होने के कारण जिले के बागबानों में सेब का तुड़ान
नहीं हो पा रहा है। इस दौरान रोहतांग दर्रा के साथ ऊंची चोटियों में बर्फ के फाहे गिरने से मौसम ठंडा हो गया है। हरिद्वार में मातृ सदन के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। गंगा स्वच्छता से जुड़ी 6 सूत्री मांगों को लेकर स्वामी शिवानंद 3 अगस्त से अनशन पर बैठे थे, जिस पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने स्वाति शिवानंद को आश्वासन दिया। झारखंड सरकार ने अनलॉक 4 में लोगों को राहत देने के लिए निजी बसों को चलाने की छूट दी है। सरकार की इस छूट पर निजी बसों के संचालक सवारियों से 2 गुना किराया वसूल रहे हैं। निजी बस संचालकों ने कहा कि सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए एक सीट छोड़ने की शर्त रखी है। इसी के चलते 2 सवारियों के बीच वाली सीट खाली रखनी पड़ रही है। ये मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में खिलौना बनाने का जिक्र किया था। इसको लेकर पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लकड़ी की मूर्तियां बनाने वाले कारीगरों ने गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि खिलौना बनाने के लिए उनको कोरैया की लकड़ी आसानी से नहीं मिल पा रही है, इसलिए कारीगर समाज मांग करता है कि उनके लिए कोरैया लकड़ी की व्यवस्था कराई जाए। इसके साथ ही बिजली की दर भी कम की जाए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद प्रभावित पुलवामा जिले का दौरा कर विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों का जीवन बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान राज्यपाल ने 40 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने 13.47 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी है। सरकारी स्कूल को इंग्लिश मीडियम से बदलने संबंधी आंध्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। अब सुप्रीम कोर्ट सरकारी आदेश को रद्द करने वाले हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की अर्जी पर 25 सितंबर को सुनवाई करेगा। आंध्र सरकार ने कहा था कि स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम होने से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, गरीब वर्ग के बच्चे भी अच्छी शिक्षा पा सकेंगे और इससे वो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए काबिल बनेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव की 8 से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी के साथ सत्ता और विपक्ष के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। आज जेडीयू नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करने से बचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार बेरोजगारी पर बात करने से डरते क्यों हैं? क्या नौकरियों में धांधली और बिहार के उद्योग धंधे बंद करवाने के बाद भी वो युवाओं को भ्रमित कर और अधिक ठगना चाहते हैं? बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के 200 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने का भरोसा जताया है। शहनवाज ने हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का एनडीए में स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन एक डूबता हुआ जहाज है जो लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हारा था। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन में दरार पड़ गई थी। बिहार की राजधानी पटना से यूपी आना बेहद आसान होने जा रहा है। बिहार में भोजपुर में सोन नदी पर नया कोइलबर पुल बनकर तैयार हो गया है। इस 6 लेन वाले पुल को पुराने कोइलबर पुल के समानांतर ही बनाया गया है। इसे 10 सितंबर से पहले जनता के लिए खोलने की तैयारी चल रही है। ये पुल लोगों को पटना, आरा, बक्सर, कैमूर और रोहतास होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंचाएगा। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के अंदर खिचड़ी पकती नजर आ रही है। रायपुर से बीजेपी विधायक उमेश शर्मा ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा है। उमेश ने कहा कि उनकी रायपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 2 साल से विकास का कोई कार्य नहीं हुआ है, जिसके चलते वो मिलना चाहते हैं। आपको बता दें कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह और बीजेपी विधायक पूरन सिंह ने भी पहले पत्र लिखा था। कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल होने वाले सिंधिया ने मध्य प्रदेश के विधानसभा उपचुनावों से पहले कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जनता और किसानों के साथ छल और धोखा किया था। इसका खामियाजा जनता और किसानों को चुकाना पड़ रहा है। वहीं सिंधिया के कमलनाथ सरकार पर हमले को उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों के स्थायी कमीशन के मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में मांग की गई थी कि जिन अधिकारियों ने कट ऑफ डेट के लिए 14 साल की सेवा पूरी कर ली थी, वो चाहती है कि उनकी सेवा 20 साल कर दी जाए ताकि उन्हें 20 साल के हिसाब से पेंशन और दूसरी सुविधाएं मिल सकें। लेकिन कोर्ट ने कहा कि 14 साल की एक सीमा रेखा तो खींचनी ही होगी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पीडीपी ने पहली बार बैठक बुलाई थी, जिसमें पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती नजरबंद होने के चलते बैठक में शामिल नहीं हो सकी। बैठक के लिए पार्टी महासचिव गुलाम नबी लोन नईम अख्तर ने वीडियो संदेश को रिकॉर्ड करके भेजा था। बैठक में नेताओं के नहीं पहुंचने के कारण इसे रद्द करने का फैसला लिया गया। लॉकडाउन के दौरान भारत में फंसे पाकिस्तान के लोगों को वतन वापसी की घड़ी आ गई है। लॉकडाउन में फंसे 198 लोगों को पंजाब सरकार आज पाकिस्तान रवाना करेगी। पाकिस्तानी नागरिकों को रवाना करने से पहले उनकी मेडिकल जांच कराई जा रही है। मेडिकल जांच ठीक आने के बाद पंजाब सरकार सभी को बाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान के अधिकारियों को सौंप देगी।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आर्थिक बदहाली के लिए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था की जो मौजूदा स्थिति है उसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि सरकार इसे कब तक छिपाने की कोशिश करेगी, जब तक सत्ता में है तभी तक ना। उन्होंने कहा कि इस भौतिक युग में सूचना तंत्र जब इतने पैमाने पर फैला है तो लोगों को दिग्भ्रमित करना महंगा पड़ेगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू को बाराबंकी में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वे अयोध्या में भूमि अधिग्रहण से पीड़ित किसानों से मुलाकात करने जा रहे थे। पुलिस हिरासत में लिए जाने पर अधिकारियों से असफल बातचीत के बाद वे लखनऊ वापस लौट आए हैं। वहीं लल्लू ने कहा कि यूपी सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो हमेशा सच का साथ देते रहेंगे। देश के कई हिस्सों में मानसून के चलते भारी से हल्की बारिश अब भी जारी है, जिसकी वजह से मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी हल्की से तेज बारिश होने की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने कहा कि सादुलपुर, कैथल, पलवल, मानेसर, सोहना, गुरुग्राम और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पेंशनधारियों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने साल 2006 से पहले रिटायर पेंशनधारियों के लिए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने कम से कम 20 वर्ष का सेवा काल पूरा कर लिया है, ऐसे कर्मचारी पूरी पेंशन पाने के हकदार होंगे। हाईकोर्ट ने हिमाचल सरकार को आदेश दिया है कि वो एक कृत्रिम कट ऑफ डेट के आधार पर पेंशनधारकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। राजस्थान रोडवेज ने अनलॉक 4 में धार्मिक प्रेमियों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। परिवहन विभाग ने कहा है कि अब राजस्थान रोडवेज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों के लिए बसों का संचालन शुरू करेगा। इसकी शुरुआत 7 सितंबर से होने जा रही है। इसमें उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा और मध्य प्रदेश के लिए बसें चलाई जाएंगी। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी मामले में रामपुर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पुलिस ने जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के सभी सदस्यों को नोटिस भेजा है। इसमें कहा गया है कि ट्रस्ट से जुड़ी जमीन की खरीद फरोख्त मामले में सभी के बयान दर्ज होने हैं, जिससे ट्रस्ट से जुड़े करीब 30 मामलों की विवेचना समय से पूरी हो सके। दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की है। खालिद पर शाहीन बाग में बैठक कर दिल्ली में बवाल करने का आरोप लगा था। अपराध शाखा के पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उमर खालिद ने पूछताछ में सहयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर उमर खालिद को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। यूपी में पूर्वांचल के माफिया डॉन और विधायक मुख्तार अंसारी के शूटर राकेश पांडे एनकाउंटर मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया है। आयोग ने यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी को नोटिस भेजा है। साथ ही नोटिस का जवाब देने के लिए 6 हफ्ते का समय भी दिया है। दरअसल यूपी एसटीएफ ने 9 अगस्त को लखनऊ में राकेश का एनकाउंटर किया था। उस पर पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। इसमें भारत की तरफ से डिफेंस काउंसिलिंग की नियुक्ति की मांग की गई थी। वहीं भारत की मांग पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कुलभूषण जाधव के लिए एक वकील नियुक्त करने का एक और मौका दिया है। इसके बाद जाधव मामले में कोर्ट ने आगे की सुनवाई 6 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है। ग्रेटर नोएडा में किसानों ने यमुना प्राधिकरण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मांगों को लेकर ग्रेटर नोएडा के 18 गाँव के किसान पैदल मार्च करते हुए यमुना प्राधिकरण पहुंचे। किसान 64% मुआवजे की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और किसानों के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। मौके पर भारी संख्या में पुलिस तैनात रहा। 7 सितंबर को जेडीयू की होने वाली वर्चुअल रैली को लेकर सासाराम के कार्यकर्ता एकजुट हो गए हैं। पूरा शहर पोस्टर और बैनर से पट गया है। इस वर्चुअल कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार खुद भाग लेंगे। इसके लिए कार्यकर्ता लोगों को रैली का डिजिटल लिंक भेज रहे हैं। मैनपुरी में नौकरानी ने मालिक के घर से लाखों के जेवर चोरी कर लिए हैं। पूरा मामला मैनपुरी के जज कॉलोनी का है, जिसके बाद पुलिस ने नौकरानी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नौकरानी ने पूछताछ में बताया कि चोरी किए गए लाखों के जेवर को उसने सुनार के यहाँ बेच दिया है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने सुनार की दुकान से माल बरामद कर लिया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।